जादुई बादल। हीरा एक गरीब, ईमानदार, परोपकारी और मेहनतकश किसान था। उसके खेतों में अनाज की बुआई के बाद फसल के छोटे पौधे भी तैयार हो गए थे। अब उसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए था। नन्हे भैया, मेरा एक बैल बीमार है। आप अगर अपना एक बैल मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उसे अपने बैल के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वज से सिंचाई कर लेता। ऐसा ना हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, अभी तो मेरे ही खेतों की सिंचाई चल रही है, इसीलिए मैं वादा नहीं कर सकता। तुम दूसरे किसी से मदद ले लो तो अच्छा है। हीरा ने दूसरे किसानों से भी बात की, लेकिन सभी लोगों ने कोई न कोई कारण बताकर उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। हीरा ने आकाश की तरफ देखा, लेकिन बादलों का कोई नामो निशान न होने के कारण उसे बड़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में दुखिया मिल गया। अरे भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? दुखिया भैया, मैं सिंचाई की चिंता के कारण दुखी हो गया हूँ। बहुत से लोगों से बैल मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इस दुखिया के होते हुए आप दुखी रहें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बैल ले लीजिए और सिंचाई कर लीजिए। दुखिया का बैल तो मिल गया, लेकिन अब पूर्वज के लिए कुआं खाली नहीं था। एक दूसरा किसान सिंचाई कर रहा था। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब क्या किया जाए? सिंचाई के बिना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बादल भी दुश्मन बन गए हैं, ना जाने रूठ कर कहाँ चले गए हैं। हीरा ने देखा, सामने से बंटा चला आ रहा है। अरे बंटा, तू बहुत भविष्यवाणी करता है। अब बता, पानी कब बरसेगा? हीरा भैया, थोड़ा धीरज रख लो। गोरे बादल आएंगे, जल ही जल बरसाएंगे। तेरे गोरे बादल कहाँ छिपे हैं? उन्हें जल्दी से बुला, मेरा हो जाए भला। बंटा भैया, तुम्हारे खेत की सिंचाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई भैया, कुएं पर अब आपका नंबर लगा है। इसके बाद मंगरू का आ जाएगा, यह बंटा देखता रह जाएगा। अरे भाई, सिंचाई बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारे खेत की सिंचाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, कुएं पर पूर्वज का मेरा नंबर है, वो तुम ले लो। भैया, आपके खेत की सिंचाई भी बहुत जरूरी है, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आपस के सहयोग से बहुत सारी बातें बन जाती है। अपनों की दुआएं ही तो काम आती है। कुएं पर हीरा के पूर्वज चलाने का जब नंबर आया तो उसने अपने बात के अनुसार बंटा को मौका दे दिया। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। पूर्वज की रस्सी छोटी पड़ रही थी। हीरा भैया, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब यह रस्सी छोटी पड़ रही है। आप ही मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, मेरे घर में बड़ी रस्सी है, ले लो और जल्दी से सिंचाई कर लो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बंटा ने हीरा से रस्सी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे खेत थे और सिंचाई में समय भी लगने लगा। अब यह आखिरी खेत है, इसकी सिंचाई हो जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। कुछ देर के बाद बंटा के खेत में पानी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुएं का पानी लगभग समाप्त हो गया था। गर्मी का महीना था, कुएं जल्दी ही सूख रहे थे। बंटा, अच्छा हुआ तुम्हारे सभी खेतों की सिंचाई पूरी हो गई। अब मैं गोरे बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। हीरा भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा। भगवान करे आपकी भी खेतों की सिंचाई हो जाए। भगवान करे तुम्हारी दुआ लग जाए। अच्छा तो भाई, चलता हूँ। हीरा मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम बंटा के खेतों की सिंचाई तो पूरी हुई। अगर मेरी सिंचाई का नंबर पहले लग जाता तो बंटा के आधे खेत ऐसे ही पड़े रह जाते। हीरा यह भी जानता था कि उसके खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगी।
उसने एक बार निराश होकर आसमान की तरफ देखा और घर चला गया। ए बादलों, कहाँ हो? फसल बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। इतने में एक सफेद बादल हीरा की खिड़की से घर के पास ऊपर दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो कमाल हो गया, अचानक मौसम बदल गया। मैं एक बादल हूँ। तुम्हारे जैसे नेक आदमी को कष्ट में देखकर मुझे कष्ट हो गया। जिसके इरादे नेक, उनकी राह अनेक। चलो, तुम्हारे खेतों की भी काया पलट कर देता हूँ। हीरा दौड़कर अपने खेतों के पास पहुंच गया और जादुई बादल उसके ही खेतों में पानी बरसाने लगा। इस तरह की सिंचाई देखकर उसका मन झूम उठा। अरे बादल राजा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया। बेमौसम बरसात करके मेरा पूरा खेत ही भर दिया। मेरे दोस्त, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। खेतों में तुम्हारे मैं पानी भी बरसाऊंगा। दूसरे किसानों ने जब हीरा के खेत की सिंचाई देखी तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, तब हीरा ने विचार बनाया कि 2 दिन बाद फसल की कटाई करेगा। इसी बीच वह बीमार पड़ गया। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से मैं बीमार। हे भगवान, क्या सारी तकलीफें हमारे हिस्से में ही आएंगी? अचानक खिड़की से पानी का एक फुहारा अंदर आ गया। हीरा ने देखा, खिड़की के पास जादुई बादल मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब किसान हमेशा परेशान ही रहता है मेरे यार। फसल की कटाई हो नहीं पाई। ऐसे वक्त पर बीमारी चली आई। बहुत लाचार हो गया हूँ। यार, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जादुई बादल ने पानी की फुहार हीरा के ऊपर डाल दी और हीरा भला चंगा हो गया। अरे बादल, मेरे यार, यह तो जादुई चमत्कार। मेरी सारी बीमारी छूमंतर हो गई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हीरा चलते हुए अपने खेत के पास पहुंच गया। उसने जब अपने खेत को देखा तो सन्न रह गया। पूरे खेत की फसल साफ हो गई थी। हे भगवान, यह किसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर सारी फसल काट ली? एक दाना भी नसीब ना हुआ। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जुताई, बुआई, सिंचाई बेकार चली गई। हीरा बड़े दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर देखने लगा। अरे, ये अनाज की बोरियां भरी हुई कहाँ से आ गई? हीरा के देखते ही देखते अनाज से भरी हुई बहुत सारी बोरियां एक के ऊपर एक घर के अंदर सज गईं। खिड़की के पास जादुई बादल भी दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे खेत की फसल के दाने हैं, बोरियों में आ गए हैं। यह लो, एक अतिरिक्त बोरी मेरी तरफ से उपहार है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। जादुई बादल ने एक और फुहार कर उसे उपहार वाली बोरी बरसा दी और वह आकाश में उड़ गया। हीरा ने जब यह उपहार वाली बोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी। जादुई बादल ने एक ही झटके में हीरा की सारी गरीबी दूर कर दी, उसे माला माल कर दिया। इस तरह नेक हीरा सत्कर्म करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। माँ का जादुई चाकू। बेलपुर में सुमित्रा अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। सुमित्रा की एक छोटी सी सब्जी और फल की दुकान थी। उसी से उनका खर्च चलता था। दोनों माँ बेटी प्रातः उठकर मंडी जाती, सब्जी और फल खरीद कर लाती और सुबह सुबह ही अपनी दुकान खोल लेती। उनके बहुत से ग्राहक थे जो उनसे ही सब्जी और फल खरीदते, क्योंकि उनकी सब्जियां हमेशा ताजी रहती थी और वे लोग सब्जियों के दाम भी वाजिब लगाती थी। कुछ दिनों से सुमित्रा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए माया को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन हमेशा घर के काम की चिंता और माँ की बीमारी ने उसके चेहरे की सारी खूबसूरती छीन ली थी। माया
पास की दुकान से ही सब्जियां खरीद कर लाने लगी, लेकिन वहाँ की सब्जियां तो वैसे ही इतनी महंगी होती थी, इसीलिए उसको भी सब्जी अधिक दाम में बेचनी पड़ती थी। अब वो अकेले मंडी भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए सब्जी और फल की दुकान लगभग बंद होने वाली थी। एक दिन सुमित्रा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसको बहुत खांसी आ रही थी। माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो दुनिया भर के जांच करवाएगा। मेरे संदूक खोलकर उसमें से मेरे काले वाले शाल निकाल दे और मुझे थोड़ा पानी गर्म करके दे दे, अभी आराम हो जाएगा। माया ने अपनी माँ को पानी गर्म करके दे दिया और संदूक खोलकर शाल निकालने लगी। तभी उसने देखा कि संदूक में अखबार के नीचे एक चाकू रखा था। माया ने चाकू निकाल लिया। चाकू और शाल दोनों लेकर माँ के पास चली गई। माँ ने शाल ओढ़ ली। जैसे ही उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी, वो बोली, अरे ये क्या मिला? माँ, ये तो तुम्हारे संदूक में ही अखबार के नीचे अखबार में ही लपेट कर रखा हुआ था। उसकी माँ अचानक उठकर बैठ गई। जिस दिन तेरे बापू मरे थे, उसके एक हफ्ते पहले ही एक तांत्रिक आया था। उसको मैंने कुछ फल खाने को दिए थे और उसी से पैसे नहीं लिए थे। उसी ने मुझे ये चाकू दिया था और कहा था कि ये चाकू अपना जादू तो दिखाएगा, पर एक अनहोनी होगी। अनहोनी का नाम सुनते ही मैंने इसे कागज के लपेट कर संदूक में अखबार के नीचे छुपा दिया था। अनहोनी तो हो ही गई, पर मैं उस समय इतनी परेशान थी कि ध्यान ही नहीं दिया। उसी के एक हफ्ते बाद ही तेरे बापू चल बसे थे, लेकिन मुझे इस चाकू की बात भूल गई थी। ला जरा देखो तो सही। माया ने चाकू माँ के हाथ में दे दिया। चाकू हाथ में लेकर जैसे ही ऊपर का अखबार हटाया तो उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में कोई नाग फड़फड़ा रहा है। डर से उसने चाकू फेंक दिया और पसीने से तरबतर हो गई। अचानक उसको लगा कि उसकी सारी कमजोर खत्म हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। माया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माया दौड़ कर गई और 2 सेब लेकर आई। माँ, इसको काट कर खा लेते हैं, थोड़ी देर में कुछ बनाऊंगी। सेब देखकर वो रसोई में चली गई। माँ ने जैसे ही सेब के ऊपर चाकू रखा, सेब हाथ से छूटकर नीचे लुढ़क गया। जब उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि वो तो सोने में बदल गया था। उसी की माँ वहीं से चिल्लाई, अरे माया, जल्दी आ, देख। माया भागती हुई आई तो देखा माँ के हाथ में सोने का सेब था। वो बोली, माँ, ये क्या? सोने का सेब कहाँ से आया? वही तो, ये चाकू जादुई है रे। दूसरा भी काट कर देखती हूँ। जैसे ही उसने दूसरे सेब पर चाकू रखा, वो भी काटते ही सोने का बन गया। माँ, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। दोनों सुनार के यहाँ गई और सेब बेचकर बहुत से पैसे लेकर घर आ गई। माया अपनी सब्जी और फल की दुकान से सारी सब्जियां उठा लाई और उसके माँ चाकू से काट काट कर सोना बनाती रही। वो माँ बेटी बहुत पैसे वाले हो गए। अब उनके पास बड़ी सी हवेली, गाड़ी, नौकर चाकर, ड्राइवर सब कुछ था। माया और उसकी माँ तरह तरह की बहुमूल्य कपड़े पहनती, तरह तरह के जूते चप्पलों से अलमारी भर गई थी। एक दिन माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं सोच रही हूँ मैंने अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसीलिए कॉलेज में दाखिला ले लूँ। उसकी माँ ने हामी भर दी। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। उसकी माँ ने अब चाकू संभाल कर रख दिया था, क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसे हो गए थे। माया का कॉलेज खत्म हो गया। उसके कॉलेज में अनूप नाम का एक लड़का था, जो अक्सर माया के साथ घर आया जाया करता था।
माँ ने सोचा अनूप के साथ माया की शादी कर देती हूँ, लेकिन माया आगे भी पढ़ना चाहती थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो सुखी रहेगी। कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। अनूप को खाने पर बुला लो किसी दिन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब माया अनूप से मिलने गई और उसने अनूप को बताया कि माँ ने उसे खाने पर बुलाया है, तो उसने दूसरे ही दिन आने की सहमति दे दी। जब वो दूसरे दिन आया तो बातों बातों में उसने अपनी माँ के जादुई चाकू के बारे में बताया। उसका मन में लालच आ गया। उसने माया से कहा, अपनी माँ से जादुई चाकू लेकर आओ। माया ने अपने घर में बहुत गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए वो जानती थी कि माँ का वो चाकू उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें उस चाकू की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी उसने उसे चाकू लेने की जिद की। माँ, मैंने उसको जादुई चाकू के बारे में बताया तो वो मुझसे वो चाकू मांग रहा है। मैं अब वो चाकू लेकर क्या करूँगी? नहीं माँ, मुझे उसका लालच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाकू उसको नहीं देना चाहती। तुम अनूप को बुला लो, मैं बात करती हूँ। दूसरे दिन अनूप आया। माँ ने उसके हाथ में चाकू दे दिया, लेकिन चाकू हाथ में लेते ही उसे चक्कर आने लगा। अचानक माया को कुछ याद आ गया। उसने कहा, ये चाकू अभी फेंक दो। जानते हो, माँ को चाकू देते समय तांत्रिक ने कहा था कि ये चाकू जादुई है, पर प्रयोग करने से पहले कोई अनहोनी भी होती है। और मेरे बापू की जान चली गई थी, तभी मेरी माँ ने इसे छुपा कर रख दिया था। मैं नहीं चाहती कि इसे तुम उपयोग में लाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब पैसा रुपया बेकार हो जाएगा। मेरी बात मान लो, ये चाकू माँ को ही वापस कर देते हैं। अनूप का सिर अभी भी बना रहा था। लो, अभी ये चाकू माँ को वापस कर दो, और मैं इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगा। तुम अपने लिए कोई और रिश्ता देख लो। माया बहुत दुखी हुई। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और कहा, तो चिंता मत कर बेटी, अच्छा हुआ जो उस लालची आदमी के बारे में अभी पता चल गया। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तो अभी और पढ़ाई करना चाहती थी ना, अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर ले। माया ने उसके बाद 2 साल अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उसी दौरान एक बहुत ही अच्छे लड़के अजीत से उसके जान पहचान हो गई, जिसके माता पिता नहीं थे। माया ने उसको माँ से मिलवाया और दोनों की शादी हो गई। वो उनके घर ही रहने लगा। अब उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।